गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डीप ओशन मिशन। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो प्रपोज किया था डीप ओशन मिशन, उसको अप्रूव कर दिया है। तो अभी हमने जो इसको मार्च में हमने देखा था इस टॉपिक को, जो है ये डीप ओशन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने प्रपोज किया था। वैसे तो ये मल्टी मिनिस्टीरियल मिशन होगा, इसमें बहुत सारी और भी मिनिस्ट्रीज शामिल होंगी, लेकिन जो नोडल एजेंसी होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये डीप ओशन मिशन है क्या। तो ये डीप ओशन मिशन जो है, जैसा मैंने आपको बताया, मल्टी मिनिस्टेरियल और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा। इसमें हम डीप सी टेक्नोलॉजी और जो है डीप सी मिनरल्स को जो है एक्सप्लोर करना, माइन करना, बायोडाइवर्सिटी जो डीप ओशन में रह रही है उसको देखना, उसके बारे में रिसर्च करना और एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने जो डीप ओशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डीप ओशन मिशन सिर्फ हमारे जो है मिनरल्स को एक्सप्लोर करने ही नहीं जा रहा है, हमारी ओवरऑल जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वहाँ पर जो हम जितना रिसर्च करना चाहते हैं उस सब को भी ये कवर करेगा। ये एक ओवर आर्किंग मिशन है जिसमें सारे जो हैं एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो नोडल एजेंसी है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया। हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाना चाहते हैं जिससे हम डीप सी माइनिंग कर सकें, अंडर वाटर व्हीकल्स जा सकें, हमारे रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे ताकि जो बिल्कुल डीप ओशन तक, जो 6000 मीटर तक, अब 6000 मीटर तक नीचे जाना जो है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत कम कंट्रीज ही जा पाती हैं। इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है इसमें जाने को। ठीक है, अब ओशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हम इसमें रिसर्च करेंगे। अब वो डीप ओशन में जाके ही हमें पता लग सकता है कि ओशन जो क्लाइमेट चेंज का क्या फ़र्क पड़ रहा है और उससे हम फ्यूचर को एक तरह से देख सकते हैं। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की जाएंगी ताकि हम डीप सी बायोडाइवर्सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकें और उसको कंजर्व भी कर सकें। डीप ओशन सर्वे भी किया जाएगा, एक्सप्लोरेशन भी की जाएगी कि क्या है वहाँ पर, क्या क्या कौन से मिनरल्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे, सारा कुछ स्टडी किया जाएगा। फिर एनर्जी भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वहाँ से एनर्जी जनरेट की जा सकती है, क्या वहाँ से फ्रेश वाटर हम ला सकते हैं डीप ओशन से। ये सब चीज़ें भी जो हैं उसके भी स्टडीज़ की जाएंगी। फिर एक एडवांस्ड मरीन स्टेशन जो है जो ओशन बायोलॉजी पे ऊपर रिसर्च करेगा वो भी बनाने की इसके अंदर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये मिशन के बारे में और देखते हैं थोड़ा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर जो है वो पैसा लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी ही है जो वो, ऑफ कोर्स स्टेट्स का हेल्प लेंगे वो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो ही इस पर काम करेगी। एनजीओज के साथ भी मदद ली जाएगी इसमें। फिर माइनिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मिशन का यही पार्ट है, माइनिंग टेक्नोलॉजी को हम जो है वो एक तरह से डेवलप करना चाहते हैं और अपनी माइनिंग टेक्नोलॉजी दिखाना चाहते हैं। और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, मैंगनीज नोड्यूल्स कहते हैं इनको, है ना, आपको पता होगा, हमने किया था मार्च में इसको। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को जो है एक्सप्लोर करना, माइन करना, ये हमारा वहाँ पर मिशन होगा। अब ये कहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। ठीक है, इंडिया को यही वाला एरिया मिला हुआ है, इसी में ही जो है 3 एरियाज हैं टोटल। ठीक है, तो उनमें से जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन का एरिया है वो इंडिया को मिला हुआ है टोटल। ठीक है, वर्ल्ड में 3 ही एरियाज हैं जहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और बाय चांस इंडिया के पास यही है तो इंडिया को यही मिला हुआ है। अब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स देखते हैं। इनको हम मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। अब ये पोरस होते हैं असल में। ठीक है, पोरस मतलब क्या होता है? खुरदुरे से होते हैं, जैसे मतलब जिनमें से जैसे जो छोटे छोटे से इनमें ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंगनीज नोड्यूल्स होते हैं। इसके अंदर ऑफ कोर्स मैंगनीज भी होता है, आयरन भी होता है, मिलता है हमको, निकल भी मिलता है, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, बहुत सारी, समझ लो आप, ये देखो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है वो हमको इसमें से मिलते हैं। सबसे पहले इसको करासी कहाँ पर है? रशिया के ऊपर जो है वो वाला रीजन जो है आर्कटिक का, वहाँ पर ये करासी लोकेटेड है। आर्कटिक ओशन जो साइबेरिया के पास है वहाँ पर ये लोकेटेड है। सबसे पहली बार ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स 19th सेंचुरी में वहाँ पर मिले थे। ठीक है, अब जो है कैसे बनते हैं ये? धीरे धीरे जो है स्लो प्रेसिपिटेशन से बनते हैं ये, बहुत धीरे धीरे जो है सी वाटर का जो है वो अपना काम करता है और इन मेटल्स को जो सी वाटर के अंदर है उनको इकट्ठा कर देता है, उससे ही ये मेटालिक नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब 3 एरिया सिलेक्टेड हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, कमर्शियल एक्सप्लोरेशन के लिए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एक तो है नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक एरिया। ठीक है, वहाँ पर इसकी आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। फिर है पेरू बेसिन जो साउथ ईस्ट
पैसिफिक ओशन में पड़ता है, वहाँ पर भी इसकी एक्सप्लोरेशन की जा सकती है। और एक है सेंट्रल नॉर्थ इंडियन ओशन, जहाँ पर इंडिया करेगा। ठीक है, यहाँ पर इंडिया को परमिशन मिली है तो इंडिया यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करने लगा है। ठीक है, अब इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसको स्टेटस मिला था एक पायोनियर इन्वेस्टर का 1987 में, और एक्सक्लूसिव एरिया दे दिया था इंडिया को कि आप यहाँ पर जो है वो जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को। ये यूएन ने हमको दे दिया था। ठीक है, यूएन की जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, उन्होंने हमको ये अथॉरिटी दी थी। ठीक है, अब 15 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 2002 में एक्सपायर हो गया था। ठीक है, अब लेकिन जो है 15 साल का जो है वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2002 में, वो एक्सपायर हुआ था। फिर हमने 2016 में दोबारा जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन ले लिया 2022 तक। ऑफ कोर्स इसको हम दोबारा एक बार और करेंगे, अगले साल हम इसको रिन्यू। तो अब 2002 से लेकर 2022 तक हमारे पास अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, ये यूएन क्लॉज के अंदर इसको बनाया गया था 1994 में, और ये किंगस्टन जमैका जो है, आपको पता है कैरिबियन कंट्री है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, अब ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और जितनी भी जो मिनरल से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन होती है इंटरनेशनल सीबेड एरिया पर, उसको जो है यही जो है वो ऑर्गेनाइज, रेगुलेट और कंट्रोल करती है। 167 मेंबर्स हैं इसके, और यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसी का जो है मेंबर है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Deep Ocean Mission. So the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved this mission, this Deep Ocean Mission. It was proposed by the Ministry of Earth Sciences, and we have discussed this in March, I guess. Okay, so what is this Deep Ocean Mission? So it is a multi-ministerial mission, or a multi-ministerial and multidisciplinary program in which several ministries will coordinate with each other to explore the deep ocean area. Okay, so deep sea technology will be developed, deep sea mineral resources will be explored, and we will also look for the biodiversity which is present in the deep sea area. Okay, so these are the objectives of this mission. So Ministry of Earth Sciences is the nodal agency, okay, as I've discussed earlier. So what are the objectives of this mission? The first is development of technologies so that such technologies which will be helpful for us in deep sea mining and deep sea exploration. Okay, and we will also be exploring, we will also be researching on ocean climate change services. Basically, we will see how does the climate change affect our oceans, and what we can see, and how we can connect the change in the ocean temperatures with the climate of the world. Okay, so this will be also be a part of this agenda, and we will be developing innovations or technological innovations for the exploration and conservation of deep sea biodiversity. We will also be conducting deep ocean survey, so to see what type of organisms are there, what type of minerals are there. So a deep ocean survey will also be conducted. We will also perform some studies to explore the use of, or the possibilities of generating energy from deep sea oceans, or deep oceans, and most importantly, to see if we can also generate fresh water from the oceans. Okay, we will also be establishing a marine station in this area. So these are the objectives of this mission. So this mission will be a central sector scheme, and the central government machinery will be implementing it in a collaboration with the states, of course, and it will collaborate with the non-governmental organizations also. The most important part of this mission is to develop, test, and demonstrate the capabilities of India in terms of polymetallic nodules mining. Okay, so as we have discussed, India has been allocated the Central Indian Ocean Basin for polymetallic nodules mining. So we will be concentrating our efforts in this area so as to mine these polymetallic nodules. So what are these polymetallic nodules? So these are manganese nodules. So they are basically porous in nature. So it's like they have dots, or they have pores in them, and these nodules are formed by the slow precipitation of seawater, slow action of seawater around several minerals, and they get together to form these manganese nodules. So apart from manganese and iron, of course, these they also contain nickel, copper, cobalt, and lead. So don't be in any
don't think that it is rare in these nodules are rare in nature. They are in abundance. Okay, so they are very abundant on the sea floor. So it is not about that they are, it is not rare, or it is not limited in nature. So we have a lot of these polymetallic nodules, and we have just started to explore, we are just starting to explore it in large quantities. So the first polymetallic nodules were discovered in the Kara Sea in 19th century. So Kara Sea, we all know that it is located in the Arctic Ocean and near the Siberian coast. Okay, so these were first located or discovered in the Kara Sea, and there are three sites worldwide from where these polymetallic nodules can be explored by the for the commercial interests. Okay, the first one is the center of the North Central Pacific Ocean. The second one is Peru Basin of the Southeast Pacific Ocean. The third one is center of the North Indian Ocean. So from this third site, India has got the right to explore these nodules since the year 2002. Okay, so of course, India received the pioneer investor status to explore these nodules in the Central Indian Ocean Basin by the UN in 1987, but we got this 15-year contract for exploration of polymetallic nodules in this Central Indian Ocean Basin from the International Seabed Authority only in the year 2002. So it expired. It was to be expired in 2017, but we renewed it and we got this contract extension for up to the year 2022. Of course, we are going to renew this again, and that's because we have this deep ocean mission. We have this upcoming deep ocean mission, so we'll have to extend this contract again. So now let us see what is this International Seabed Authority. So it was established in 1994 by the UN clause, and it is having its headquarters in Kingston, Jamaica, and it is an autonomous intergovernmental body, it is having an observer status at the UN. So all the mineral related activities in the international seabed area are regulated by this International Seabed Authority only. Okay, it has 167 members, and the European Union is also a part of this body. Okay, so now let us see what is the next topic. The next topic is why southwest monsoon is early this year. तो केरला कोस्ट पे जब ये आया मानसून अभी जून 3 को, उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द एरिया जो है कंट्री का इसने जो है वो कैप्चर कर लिया है. ये एक बहुत ही फास्ट स्पीड पर एक तरह से इस साल मूव हुआ है. तो इसके क्या रीज़न है, इतनी जल्दी कैसे ये जो है इंडिया में को के 2/3 पार्ट को कैसे इसने कवर कर लिया है. तो जनरली जो है ये हमारे जैसे जो आप अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का आप पार्ट लो, तो ये जनरली जुलाई 1 के आसपास जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इसने भी पूरा कवर नहीं किया है, लेकिन स्टिल साउथ पेनिनसुलर और सेंट्रल इंडिया को तो ये 7 से 10 दिन पहले ही जो है अपनी शेड्यूल डेट से पहले कवर कर चुका है. तो इसका क्या रीज़न है? ठीक है, अब सबसे पहला तो इसका रीज़न है साइक्लोन यास, जो बे ऑफ बंगाल में बना था, उसकी वजह से अंडमान सी में जो है 21 मई को ही आ चुका था, जो कि इसकी नॉर्मल टाइमिंग है. लेकिन जो मेनलैंड है, जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर जो है इसका जो अराइवल है वो इतनी जल्दी इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड सिस्टम था जिसने इसको बहुत आगे पुश कर दिया, बहुत जल्दी पुश किया. और एक लो प्रेशर सिस्टम भी बना हुआ था नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से भी जो है मानसून की जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट रही है. ठीक है, तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी फास्ट स्पीड पर मानसून ने जो है वो प्रोग्रेस किया है? नो. 2011 से लेकर अभी तक जो है 2020 तक खासकर जो है 4 बार ऐसा हुआ है कि ये जो मानसून है वो बहुत जल्दी उसने इंडिया को कवर कर लिया है. ठीक है, 2020, 2018, 2015 और 2013 में. ठीक है, अब क्या हर बार जो है साइक्लोन के आने से जो है ये मानसून जो है वो जल्दी आ जाता है? नो. साइक्लोन वायु और जो साइक्लोन मोरा थे, इन्होंने तो बल्कि जो मानसून है उसकी प्रोग्रेस को डिले कर दिया था. तो इट्स नॉट कि जो है ये पहली बार हुआ है ऐसा कि मानसून जल्दी आ गया है, या फिर जो साइक्लोन है वो हमेशा ही जो है मानसून को हम जल्दी लेकर आएगा, ऐसा नहीं है. इस बार की कंडीशंस जो है वो मेनली यही हैं कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड सिस्टम था अरेबियन सी में, और जो लो प्रेशर सिस्टम जो है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में जो बना था
उससे भी जो है वो हमारा जो मानसून है वो बहुत जल्दी फैला है, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में करना, हमारी एक ज्योग्राफी की एक वीडियो भी है मानसून्स के ऊपर, इंडियन मानसून्स के ऊपर, इसको आप ध्यान से देखना, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि साउथ वेस्ट मानसून का जो है वो कैसे चलता है प्रोसेस, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, व्हाई साउथ वेस्ट मानसून इज अर्ली दिस ईयर। So, as we have seen that this southwest monsoon has been traveling at a very high speed. Okay, so generally it covers the entire country by the end of June, or most probably by the mid of July. Okay, but almost the 2/3 of the country has been covered by this southwest monsoon this year, and there are several reasons for it. Almost the South Peninsular and Central India has been covered by the southwest monsoon almost 7 to 10 days ahead of its scheduled date. And what now let us see what are the reasons for it, why this southwest monsoon is progressing very early this year. The first reason was cyclone Yas. So it was formed in the Bay of Bengal in the third week of May, and it helped the monsoon to progress over the Andaman Sea very rapidly. And the most important reason for its spread on the peninsular and the mainland India basically was that these two systems. The first one was a strong westerly wind system, which was preeminent over the, which was basically ruling over the Arabian Sea, and a low pressure system which was present over the North Bay of Bengal as recent as June 11. Okay, so these both things, or these both wind systems and this wind pressure system, they both help the southwest monsoon to progress over the entire country in a rapid manner. Okay, so is this unusual? Is this progression of southwest monsoon so early this year, is this an unusual phenomena? No, it's not unusual, because since 2011 we have had this monsoon covering the entire country in June itself on 4 occasions. So is this cyclone Yas a peculiar condition, or is it very rare for a cyclone to push the monsoon towards India? No, not every time. Not every time a cyclone will be pushing the monsoon towards India. Sometimes they will be delaying its onset, rather, like in the case of cyclone Vayu in 2019 and cyclone Mora in 2017. They both delayed the monsoon progress rather by a few days, as against this cyclone Yas, which rather progressed the southwest monsoon towards India. So it's not that this southwest monsoon system is a very complex one. You may sometimes be wondering that why India could not predict accurately how this monsoon is going to perform. Actually, this is the most complex weather system of the world, and even the American weathermen or the American satellites could not predict the onset of monsoon over India. So it's a very unpredictable system, and next time when you question our Indian meteorological department over its failure to predict this the performance or the onset of monsoon, you just remember that it's a very complex system. It is there are several forces which are playing their role in the southwest monsoon's progression. So just remember that this is a very complex system, and I strongly recommend you to watch a video on our channel regarding this Indian monsoons. So it will give you more clarity about its performance. Okay, so anyways, let's see the next topic, which is gold hallmarking. तो गवर्नमेंट जो है उसने पायलट फेज पर जो है एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जो गोल्ड हॉल मार्किंग का, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। तो गोल्ड हॉल मार्किंग जो है वो 16 जून कल से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इनिशियली ये सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जिन ज्वेलर्स की जो है 40 लाख से ऊपर की जो है वो टर्नओवर है एनुअल, उनके ऊपर ये गोल्ड हॉल मार्किंग जो है वो लगने वाली है, ठीक है, इन 256 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये हॉल मार्किंग होता क्या है? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो गोल्ड और सिल्वर की हॉल मार्किंग करता है। हॉल मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जितना आपको गोल्ड बताया जा रहा है एक पीस ऑफ ज्वेलरी में, वो उतना गोल्ड उसमें असल में प्रेजेंट है
और उसमें उतनी ही अच्छी क्वालिटी का गोल्ड जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी एक तरह से ये आपको गारंटी देता है। ठीक है, तो ये गारंटी आपको प्योरिटी की भी और उसकी फाइननेस की भी जो है वो गारंटी देता है। तो इससे क्या होता है कि वर्ल्ड जो है हमारी कंट्री वाइड जो है वो गोल्ड के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो एक तरह से कंसिस्टेंटली मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो ये हॉल मार्किंग जो अभी इनिशियली तो इसको 256 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे इसको हम पूरे इंडिया में चला देंगे। तो क्या जो है हॉल मार्किंग सारे मेटल्स की जाती है? नो, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर जो है और उससे रिलेटेड जो ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हीं की हॉल मार्किंग करने का जो है अभी प्लान है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का। जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने बोला है कि वैसे तो हॉल मार्किंग जो है वो वॉच, फाउंटेन पेन, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ज्वेलरी जो कुंदन, पोल्की या जदाऊ होते हैं उनकी की जाती है, लेकिन उनकी जो है उनको हम हॉल मार्किंग की जो ये कंपलसरी मैंडेटरी जो जो ये स्कीम है इससे अभी एग्जाम्प्ट रखेंगे। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी जो मिलेगी और वो BIS मार्क देख के फिर प्योरिटी देख सकते हैं, ज्वेलर का उनको आइडेंटिफिकेशन मार्क मिलेगा, तो उनको एक तरह से आप किसी भी पीस ऑफ ज्वेलरी को देख के आप बता सकते हो कि कहाँ से परचेज किया गया और क्या ये असल में रियल ज्वेलरी है भी या रियल गोल्ड है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो आपके पास पुरानी ज्वेलरी पड़ी है वो अगर आप उसको जो है एक्सचेंज करना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये सिर्फ ज्वेलर्स के लिए है जो कि बेचते हैं ज्वेलरी को। ठीक है, न्यू गोल्ड ज्वेलरी को बेचते हैं। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है? एक अकेली ऐसी नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को बनाती है और मेंटेन करने के लिए की कोशिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है ये। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है गुड्स की, यही काम जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करती है। तो इसका एक एक्ट भी बना दिया गया है इसके लिए 2016 में, उसी के तहत इसको नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया भी बना दिया गया है। इसके बारे में हमने कई बार पढ़ लिया है, तो जस्ट मैं आपको इसका ओवरव्यू ही दे रहा हूँ इस बार। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, गोल्ड हॉल मार्किंग. So the government has recently announced that it has already started the mandatory hallmarking of gold jewelry from yesterday, that is the June 16th, and this gold hallmarking will be available initially only in 256 districts, and it will be applicable on all those jewelers who have an annual turnover of over 40 lakh rupees. Okay, so what is this hallmarking? So Bureau of Indian Standards, which is operating gold and silver hallmarking scheme, it defines this hallmarking as an accurate determination and official recording of proportionate content of precious metal in precious metal articles. So what does this mean? What does this confusing definition mean? This basically means that whatever you are purchasing, whatever jewelry that you are purchasing, this hallmarking is a form of guarantee that what you have purchased, it has the accurate amount of metals, that is the gold or silver, and the accurate amount and the amount and quality both will be taken care of. So it has the accurate amount of gold and it has the accurate amount of quality which is mentioned to you. It will have both, and it will serve as the guarantee of both purity and fineness of precious metal articles. So when you're just take an example, so you have bought a gold ring, so this hallmark gold ring will provide you a guarantee that the ring that you have purchased is actually 10 gram, and it has the declared amount of gold, and its fineness of gold is also ensured. So it is basically a guarantee of purity of jewelry. So this hallmarking has been started in the country. Okay, so which metals will be covered under this hallmarking scheme? So initially the BIS will be covering only gold and silver jewelry and artifacts, and Ministry of Consumer Affairs, although this Ministry of Consumer Affairs implement hallmarking scheme for watches, fountain pens, and special types of jewelry, but this ministry has clarified that they will exempt these products from hallmarking, or basically mandatory hallmarking. Okay, so how will this be beneficial? Of course, you will have quality jewelry. You will have a BIS mark over that piece of jewelry. You will have a jeweler's identification mark,
an assay center's name. What is an assay center? Which has basically certified that this piece of jewelry is real and it contains all the uh, declared metals and in right quantities. So you will have a BIS mark, you will have the assay center's name and a jeweler's identification mark on the jewelry, and you will not be troubled if you want to sell your old jewelry, because this hallmarking scheme will not be applicable on you. It will only be applicable on new jewelry which is sold by the jewelers. Okay, so what is this Bureau of Indian Standards? It's the only national body which frames standards. It comes under the Ministry of Consumer Affairs, and it oversees standardization, marking and quality certification of goods. It has been declared as the National Standards Body of India by the BIS Act of 2016. Okay, so now let us see the next topic, which is AY1, a variant of concern. तो क्या जो है, इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली उसको एक्नॉलेज कर दिया है कि हाँ एक AY1 नाम का भी एक वेरिएंट हमको पता लगा है, जो करंटली एग्जिस्टिंग डेल्टा वेरिएंट है उसके बहुत क्लोज है. लेकिन ऑफ कोर्स अभी तक जो है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है WHO ने डिक्लेयर नहीं किया है. लेकिन ये AY1 जो है, क्या ये बहुत ही खतरनाक है, क्या इसके जो है वो किस तरह का है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. ये कहाँ पर मिला था. अब आपको जो पता है ना कि B16172 जो था वो डेल्टा वेरिएंट था, तो उसी का एक वर्जन जो है वो एक और उसकी एक तरह से उसकी अपडेट है ये. तो अपडेट जो है उसकी वो है ये AY1 वर्जन. ठीक है, तो इससे अगला जो डेल्टा वेरिएंट का ही एक और वर्जन, उसके अंदर एक और म्यूटेशन जो आई है वो है ये AY1 वर्जन. ठीक है, तो ये जो है ये म्यूटेशन जो है, इसके अंदर भी एक और म्यूटेशन है K4179 जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस है. मतलब इसकी स्प्रेड जो है वो बहुत फास्ट होती है, और ये बीटा वेरिएंट जो हमारे साउथ अफ्रीका में मिला था उसके साथ ज़्यादा एसोसिएट किया जा रहा है कि उसकी जितनी ही इसकी जो है वो इन्फेक्शियसनेस है. ठीक है, तो ये बहुत ही हमारे लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है आने वाले टाइम में. जो है हम सोच रहे हैं कि इसको शायद वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बिकॉज ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है. 5 स्टेट्स में इंडिया में, वहाँ की बहुत सारी लेबोरेटरीज जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है, और इसको GCAD भी हम देखते हैं अभी आगे वो क्या होता है. GCAD को जो है वो रिपोर्ट गई है इंडिया की तरफ से कि ये हमको मिला है. ठीक है, अब सबसे पहली बार इसको जो है यूरोप में ऑब्जर्व किया गया था, तो याद रखो ये इंडिया में नहीं मिला है. ये सबसे पहले यूरोप में मिला था, अब इंडिया में भी मिल गया है. ठीक है, यूरोप ने इसको बहुत टाइम लगाया और इसको अब जो है वो डिक्लेयर किया एक तरह से पब्लिक डोमेन में. ऑलमोस्ट 2-3 कितने महीने हो गए, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद इसको जो है यूरोप ने इसको डिक्लेयर किया है. और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है, अब देखते हैं आने वाले टाइम में इसको WHO डिक्लेयर करता है या नहीं करता है. ठीक है, तो WHO जो है वो किसी को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न किस बेसिस पर डिक्लेयर करता है, या तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, जो उसकी ट्रांसफ़र होने की, इन्फेक्शन करने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो, या उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, या उसकी विरुलेंस क्या होता है, बीमारी करने की क्षमता, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो. तो ऐसे बेसिस पर जो है, और जो है उसके बारे में जो है हमारे पास उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या नहीं है, वैक्सीन उस पर कुछ असर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, बहुत सी और ऐसी चीज़ों को देखकर जो है WHO डिक्लेयर करता है कि ये वेरिएंट हमारे लिए कंसर्न वाला है और इसके बारे में हमको कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, तो VOC को डिक्लेयर करने से पहले WHO एक कंसल्टेशन ग्रुप है, WHO ने जो कोविड के लिए बनाया है, उससे कंसल्ट करके ही किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करता है. अब किसी को जो हम वेरिएंट, हमको पता ही कैसे लगता है कि कोई वेरिएंट जो है वो चल रहा है या वो पैंडमिक में जो है वो एग्जिस्ट करता है, हमको कैसे पता लगता है? जीनोम सीक्वेंसिंग से. ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो एक पर्सन की भी हो सकती है, उसके पूरे जो DNA का एक तरह से लेखा जोखा जो है उसको हम देखते हैं, तो उसी को कंप्लीट सेट ऑफ DNA जो है
उसके उसके बारे में हम जो है जीनोम, जो जीनोम में होता है वो सब उसके, आई एम सॉरी, जो जीनोम होता है उसमें उसके एक पर्सन के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। तो उसी जीनोम को हम सीक्वेंस, मतलब उसको हम उसके ऊपर रिसर्च करके देखते हैं, उसको हम तोड़ के देखते हैं एक तरह से कि क्या है ये, इसके अंदर की डीएनए इसका कैसा है। तो आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑफकोर्स तोड़ के तो नहीं देखते हैं, तो सीक्वेंस करके देखते हैं, हाँ वैसे वही मतलब उसका यही होता है। तो हम उसको देखते हैं कि इसका जो डीएनए है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसके जो जीन्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह से ही हमको पता लगता है कि कोई जो जीनोम है वो किसी वायरस का जो है वो अब चेंज तो नहीं हुआ है, क्या क्या उसके डीएनए में कोई चेंज आया है, क्या उसके आरएनए में कोई चेंज आया है। बेसिकली इसमें तो आरएनए का केस होगा ना, तो क्या इसके आरएनए में कुछ चेंज आया है, और अगर चेंज आया है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सारा जो है जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगता है, ठीक है। तो अब अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं उसी से हमको वेरिएंट्स के बारे में पता लगता है। अब ये स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवोल्यूशन, मैपिंग और एडिटिंग ऑफ जीनोम्स जो है उसकी पूरी जो हमारी जो एक फील्ड है उसी को ही हम जीनोमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या होता है कि हमको पता लगता है कि जीन्स जो है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं किसी भी वायरस के। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे समझ लो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इसकी जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की होगी तो हमने देखा होगा कि इसके जीनोम जो हैं वो ओरिजिनल वायरस जो था कोविड का उससे कैसे अलग है। तो अब हमको उसी की जीनोम सीक्वेंसिंग करके ही पता लगेगा कि ये उस ओरिजिनल वायरस से कितना डिफरेंट जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। जब हमको पता लग जाता है कि ये ओरिजिनल वायरस से जो ये म्यूटेशन हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उसके हिसाब से ही उसकी मेडिकेशन करेंगे। फिर अगर हम सोच लो ये डेल्टा वेरिएंट को हम टारगेट पुराने वाले जो कोविड है उसी के हिसाब से करते रहें तो डेल्टा वेरिएंट पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसने अपने जो स्पाइक प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर लिया हो सकता है उसने अपने आरएनए का में कुछ चेंज कर लिया हो। अगर हम उसको पुरानी दवाइयों से मारने की कोशिश करेंगे या फिर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा न्यूट्रलाइज। तो जीनोम सीक्वेंसिंग ही जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज इंपॉर्टेंट एज वैक्सीनेशन इटसेल्फ। जीनोम सीक्वेंसिंग के बिना हम हवा में तीर चला रहे हैं अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो कोविड है वो टाइम टू टाइम म्यूटेट होता जा रहा है, तो हमको नवी नवी म्यूटेशंस को कैसे टारगेट करना है उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको रैंप अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जीसीएड क्या है? जीसीएड जो है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में स्टार्ट किया था, और इसमें जितने भी इन्फ्लुएंजा रिलेटेड वायरस हैं उनकी सीक्वेंसेस या उसकी जो भी एपिडेमियोलॉजिकल डाटा होता है वो ह्यूमन वायरसेस और एनिमल वायरसेस दोनों का। अब एवियन इन्फ्लुएंजा भी होता है ना, आपको पता है, बर्ड फ्लू, उससे उसका जो वायरस है उसका भी डेटा भी जो है वो जीसीएड में ही सबमिट किया जाता है। सारी कंट्रीज इसकी जो डब्ल्यूएचओ की मेंबर्स हैं वो इसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालती हैं, ठीक है, ताकि लोगों पूरे वर्ल्ड वाइड एक डायरेक्टरी हमारे पास डेटा की आती रहे कि क्या क्या जो है ये म्यूटेशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इससे हमें पता लगेगा रिसर्चर्स को वर्ल्ड वाइड कि कैसे वायरसेस इवॉल्व कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, और क्या वो कब जो है वो ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे कि वो पेंडेमिक बन जाए, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक in English. AY1 variant, which could be declared as a variant of concern. Currently, it is not a variant of concern, but of course, with the prevalence of this variant, it could be declared a variant of concern soon. Okay, so India has also formally acknowledged that it has observed the AY1, this variant of coronavirus, and it is closely related to the prevailing Delta variant. Okay, so this Delta variant created havoc in India in the form of second wave. This Delta variant was responsible for India's second wave. And what is this A1 AY1? So basically this, you remember this B16172. So this is the Delta variant, and another addition to this or the next version of this Delta variant is the AY1 version. Okay, so it's a mutation to the Delta variant itself, and this AY1 variant has a mutation called K4179, K417N. It is very infectious and it is associated with the beta variant, which was first identified in South Africa. Okay, so this is this AY1 variant found in India? Of course, it has been found in India now, but it was first found in the Europe. It was first identified in Europe in as early as March. Okay, but Europe has delayed its response, and Europe has delayed
bringing this to the public domain, and it was brought to the public domain just few days back. And this AY1 variant could be very infectious, and it could be very concerning for the world community, because it has we have observed it as a mutation of a delta variant itself. Okay, so how does this WHO define a variant of concern? So there are several parameters such as increase in transmissibility and increase in virulence. So virulence means the ability of a virus to create a disease, or create a serious disease, basically. Okay, so there are several parameters. Based upon that, the WHO defines a variant of concern, and it also consults the WHO SARS-CoV-2 virus evolution working group before declaring a virus or a variant of a virus as a variant of concern. So how this variant of concerns are identified without genome sequencing? It is impossible. So all the countries basically countries where this COVID is prevalent and it is creating a disease or a pandemic, these countries are conducting genome sequencing. So what does this term mean? So this genome sequencing, this genome is basically a complete set of DNA of a person or a virus, basically. And when you observe this genome, you see how is it different from the earlier version. So in case I'm giving an example in the case of a virus. So let us assume that the first COVID virus variant was A. Okay, so when you sequenced the genome of A, you identified certain sets of behavior of this genome of the original A coronavirus. Now when you are seeing this Delta variant, or let's call it B, so when you have sequenced the genome of this B virus, which is of course a COVID only, now you see certain different parameters, or the certain different behavior, or the change in the change in this structure of this genome. Okay, so based upon this data, you identify that how this mutant, or how this variant will be going to perform in the future. Okay, so this genome sequencing becomes very important, because based upon this genome, you identify the entire set of its DNA or its structure, based upon which you make informed choices, you may make informed decisions. Okay, so this genomics will be helping us, genome sequencing is a part of genomics, and this genomics will be helping us in focusing on the structure, function, evolution, mapping and editing of genomes. So this genome sequencing will help the medical practitioners to see how this form of variant is different from the other. Okay, like let's take an example. This Delta variant may have shed its spike proteins. The original virus had spike proteins, but there could be a chance that in any future variant can shed its spike protein to evade the vaccine response. So only through this genome sequencing you get to know that how the structure of the virus has changed and how is it behaving as compared to the original virus. Okay, so only after you understand about the genome of a virus, you can target a mutant or a new form of virus, and this will help us to precisely target the virus and get over that disease. Okay, so without this genome sequencing, once you identify a mutant, it will help you with information, so that you do not engage in hit and trial methodology. You target that specific form of virus with your new vaccination or booster doses. Okay, so what is this GCAD? We have discussed it. This GCAD is basically a repository of all genome sequencing data that the world is currently undergoing, and all the member countries of the WHO
they submit their information to this GCID platform. So it's a public platform which was started by the WHO in 2008, and all influenza virus sequences, both human and animal, both are shared on this public platform, so that at the global level, all researchers could see how these viruses are evolving and which of these this mutant can become a variant of concern for the world. Okay, so now let us see the next topic, which is वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. तो जून 17 जो आज का दिन है हमारा, उसको हम वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट जो है उसके रूप में मनाते हैं. अब डिजर्टिफिकेशन क्या होता है कि लैंड का डिग्रेड होना एरिड, सेमी एरिड या फिर ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में. ठीक है, अब होता किससे है ये? मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर क्लाइमेट की वजह से होता है. डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं. नो, जो हमारे ड्राई लैंड इकोसिस्टम जो है वो बढ़ रहे हैं, और जो है हमारे एरिड एरियाज़ में, सेमी एरिड एरियाज़ में, ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से जो है एरिडिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है या फिर लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है. ठीक है, तो इस लैंड की डिग्रेडेशन को रोकने का ही एक गोल 15 जो है 2030 में का जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एजेंडा 2030, उसमें जो गोल 15 है वो लैंड डिग्रेडेशन को रोकने को और रिवर्स करने को ही बोलता है. ठीक है, तो इस साल का थीम यही है, रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी विल बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड. अब जून 17 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है वो ड्राफ्ट किया गया था, और जो है जो इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, 1995 पे. तो UNCCD जो है उस दिन जो है 1994 को तो एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये कब एनफोर्स हुआ? 1995 में. ठीक है, अब ये ओनली सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो रियो कन्वेंशन से निकली है. अकेली ऐसी एक ट्रीटी है, या फिर जो इसको हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है, जो कि ट्रीटी और एग्रीमेंट सेम ही बात हुई. तो ये अकेली ऐसी एक सोल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि रियो कन्वेंशन से हमारे निकला है. ठीक है, आपको पता है ना, रियो कन्वेंशन UNFCCC वाला, जिसमें UNFCCC निकला था, तो उसी में से ये UNCCD भी निकला था. ठीक है, तो ये अकेला एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है. ठीक है, अब ये चाहता है, अब इसमें कन्वेंशन एड्रेस किसको कर रहा है? एरिड एरियाज़ को, सेमी एरिड एरियाज़ को और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ को. ठीक है, अब जो इंडिया में इस कन्वेंशन से रिलेटेड जो भी एक्शन लेने होते हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लेती है, जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में इस कन्वेंशन की. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. June 17 is observed as the World Day to combat desertification and drought. So what is desertification? Desertification is basically the degradation of land into arid, semi-arid and dry subhumid areas. So it is basically caused by human activities and climate variations both. Desertification does not refer to expansion of existing deserts. So it is very important for you to remember this fact, that desertification does not mean that existing deserts are expanding. It is, you may feel that this desertification is synonymous with this definition, but no, it basically means that due to human activities and climatic variations, the land is getting degraded. So that's why we are celebrating this World Day to combat desertification and drought, so that we can focus all our efforts towards preventing the degradation of land. So this is the theme for this year, and this June 17 is celebrated as this day because we adopted this resolution in 1995 for the United Nations Convention to combat desertification. Okay, so this UNCCD was basically established in 1994, and it is the only legally binding treaty which came out of the Rio conference, which was the Agenda 21. You all remember that? Okay, and it addresses the dry lands. Okay, it wants to slow the progress, or basically halt the progress of desertification. Okay, so in India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change is acting as the nodal ministry for the implementation of the terms of this convention. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.